हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवरअप करवाया जा रहा है। दिसंबर 2023 के लिए ऑलरेडी फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है। आपको दोनों पेपर्स का एंटायर यूनिट 1 से लेकर 10 तक सिलेबस कवरअप करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ नोट्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। डेली क्लासेस स्ट्रक्चर्ड वे में कंडक्ट होती हैं। सो जस्ट आपको करना इतना है, आपको चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ हो गया, जो डेली क्विज कंडक्ट होते हैं, मॉक टेस्ट हो गया, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी 120 प्लस फैमिली मेम्बर्स जुड़ चुके हैं टेलीग्राम पे, और जो क्लासेस हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। वो भी दोनों पेपर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो दोनों चैनल्स को ज्वाइन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दो। आज जैसे आपको पता है, हमने अब आज हमारे जनरल पेपर 1 की क्लास है, तो हमने इसमें यूनिट 2 स्टार्ट की हुई है रिसर्च एप्टीट्यूड की। ऑलरेडी अगर हम सिलेबस देखें तो रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स, करैक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, ये सब कल कर चुके हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च में हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड कल कर लिया। आज हम आगे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल और क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली शिफ्ट होते हैं सेशन की तरफ। हमने स्टार्ट करना है, ये चीज़ें अभी हमने करनी है। अभी ये सिलेबस पढ़ा है यहाँ से, डिस्क्रिप्टिव मेथड से। देखो, हम कर रहे हैं रिसर्च के मेथड्स। हमने कल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेथड बड़ी डिटेल में किया था। आज हम करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है। देखो, जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है उसका नाम ही बताता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना या डॉक्यूमेंट करना। जब आप जो रिसर्च इस तरीके से करते हो कि आप किसी फिनोमिना को, किसी कॉन्सेप्ट को या किसी प्रॉब्लम को पूरी डिटेल में डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो तब आप डिस्क्रिप्टिव मेथड को फॉलो करोगे। इन शॉर्ट, जो डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है ना, इसका मेन फोकस यही है कि आप चीज़ों को डिस्क्राइब करते हो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डॉक्यूमेंट करते हो, बिहेवियर्स को डॉक्यूमेंट करते हो, पैटर्न्स है जो उनके पर्टिकुलर पॉपुलेशन में या फिनोमिना या इवेंट में, उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। अगर सिंपल वे में आपको समझाऊं, बड़ी बेसिक लैंग्वेज में, जब आपने किसी चीज़ की कोई फीचर या करेक्टरिस्टिक या किसी चीज़ का कोई बिहेवियर, या जो पॉपुलेशन में से आप सैंपल बना रहे हो या जिस पॉपुलेशन पे आप रिसर्च प्रोसेस कर रहे हो, उसके पर्टिकुलर पैटर्न्स को देखना है, कोई फिनोमिना को समझना है, कोई इवेंट को समझना है। और जब आप इन चीज़ों को या तो डिस्क्राइब करना चाहते हो और डिस्क्राइब करके उसको पूरी डिटेल में लिखना चाहते हो, डॉक्यूमेंट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्टिव मेथड तब फॉलो किया जाएगा। यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड का सिंपल एम यही है कि वो एक्यूरेट और डिटेल्ड में स्नैपशॉट दे सब्जेक्ट का जो अंडर स्टडी है। मतलब जिस चीज़ के लिए जो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, या जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, या जो रिसर्च प्रॉब्लम है, या रिसर्च फिनोमिना है जिसके रिगार्डिंग आप स्टडी कर रहे हो, जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, अगर आप उसको एक्यूरेट वे में, डिटेल्ड वे में बताना चाहते हो, तो वो डिस्क्रिप्टिव मेथड ही कर पाएगा। अब आगे डिस्क्रिप्टिव मेथड के कुछ फीचर्स हैं, उनमें सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। देखो, जब डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ होगा तब ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स तो यूज़ होंगे ही होंगे। यानी जो रिसर्चर्स हैं वो अलग अलग टाइप्स की ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। देखो, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स यूज़ ही डाटा कलेक्शन के लिए की जाती है। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो बड़ी डिटेल में, जब ऑब्जर्वेशंस आपकी होंगी तब आपको डाटा आपके पास निकल के आएगा, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। यानी अगर अब जो ये ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ये जैसे आप नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। यानी अगर एक किसी चीज़ का आप उसकी नेचुरल सेटिंग में भी ऑब्जर्व करते हो उसको डाटा को कलेक्ट करने के लिए, यानी वो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन यानी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन आ जाती है। आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, यानी जब जो बंदा रिसर्च करता है वो अपने आप को उसमें इंक्लूड कर लेगा। आप कहते हैं ना कि कोई काम करने, अगर आप कोई न्यू काम करने चाहते हो तो पहले आपको उसको खुद को कूदना पड़ेगा, फिर ही आप कोई काम कर पाओगे। सेम चीज़ ही है। यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको खुद रिसर्च सेटिंग में आप अंदर इमर्स होना पड़ेगा, तब भी वो ऑब्जर्व कर पाएगा। या तीसरी आप कह लो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है। यानी जब आप प्री डिफाइंड कैटेगरी से चेकलिस्ट, आपने पहले ही चीज़ें डिसाइड कर ली, एक चेकलिस्ट बना लिया कि हमने भाई ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, जो जो करते जा रहे हो उसको टिक लगाए जाओ, यानी वो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है। एक इसमें रूब्रिक्स आता है, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड में ना रूब्रिक्स
बहुत एक टर्म है जो बहुत बार यूज़ की होगी, ये ना एक चेकलिस्ट होती है बेसिकली। जो रूब्रिक्स है ना, ये एक चेकलिस्ट की या आप रेटिंग स्केल की टाइप समझ लो, जो एक एक्सप्रेस क्राइटेरिया होता है एक पॉइंट स्केल पे, जो आपके स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करता है, यानी उसकी क्वालिटी कैसे है। बड़ी सिंपल चीज़ है रूब्रिक, या तो आप कह लो एक रेटिंग स्केल होगा या एक चेकलिस्ट होगी। मतलब वो उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्रेस क्राइटेरिया होगा, मतलब सब कुछ उसको लिखा होगा। पॉइंट स्केल बेसिस पे हम इसको यूज़ करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए। मतलब जितना जितना उसने अच्छा किया उस चीज़ को टिक करी जाओ या एक स्केल पे रेट करी जाओ, वो रूब्रिक्स होता है। ठीक है, इनको ना ज़्यादातर एजुकेशन में ही यूज़ किया जाता है स्टूडेंट के वर्क को जो उसने अभी तक किया उसको असेस करने के लिए, नापने के लिए, मेजर करने के लिए, और फिर इवेल्युएट करने के कि वो एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं है। अब जो ये चीज़ें नापा या कंपेयर किया जाता है ना, ये किया जाता है इन कंपैरिजन टू प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया स्टैंडर्ड। मतलब एक स्टैंडर्ड्स या क्राइटेरिया ऑलरेडी पहले सेट किए होते हैं, हम रूब्रिक्स को यूज़ करके उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे जैसे कंपैरिजन होता जाता है स्केल्स पे या चेकलिस्ट पे, तब हमें पता चलता जाता है कि स्टूडेंट उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है, स्टैंडर्ड से ऊपर है या स्टैंडर्ड से नीचे है, या डेविएशन हो रहा है तो किस डायरेक्शन को कितने मैग्नीट्यूड में हो रही है। सो रूब्रिक्स की ना कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो आपको असेसमेंट करना, देखो आप एजुकेशन में यूज़ कर रहे हो, स्टूडेंट को प्रोग्रेस इवैल्यूएट कर रहे हो, इन शॉर्ट उसकी असेसमेंट कर रहे हो। सो असेसमेंट का ये हमें क्लियर और ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया बता देता है। कोई भी भेदभाव बायसनेस का तो कोई मतलब नहीं, जो चेकलिस्ट में है सो है, दैट्स ट्रांसपेरेंट, वो ऑब्जेक्टिव है, वो क्लियर है। ठीक है, सेकेंड, ये हमें फेयर और कंसिस्टेंट असेसमेंट इंश्योर करता है। देखो अगर क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो उसको रूब्रिक्स को यूज़ करके जो असेसमेंट की होगी वो भी कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट मतलब अगर आप एक स्टूडेंट पे बारी बारी वही चीज़ लगाते हो, सेम रिजल्ट्स ही आएंगे, यानी बिल्कुल फेयर होगी, कोई भी पार्शियलिटी होगी नहीं। नेक्स्ट जो रूब्रिक्स है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो अपने लर्निंग प्रोग्रेस को भी देख सकते हैं। देखो टीचर्स को अगर इवैल्यूएट उनकी स्टूडेंट्स के असेसमेंट करने में हेल्प करता है, तो सेम चीज़ स्टूडेंट्स को वो ये बताता है कि आपकी अपनी लर्निंग और आपका प्रोग्रेस क्या है। अगर आपको उनको इन शॉर्ट अपने एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाते हैं, और इवन वो भी एरियाज पता चल जाते हैं जहाँ पे उनको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट इसमें ना आते हैं, नेक्स्ट जो की फीचर आता है डिस्क्रिप्टिव मेथड का, वो आता है सर्वेस एंड क्वेश्चनियर्स। सर्वेस और क्वेश्चनियर को यूज़ किया जाता है जब हमारे पास जो सैंपल है ना, जो हमने पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ किया वो बड़ा है, मतलब लार्ज सैंपल है। यानी अगर हमने लार्ज सैंपल ऑफ डाटा जो हमने पॉपुलेशन से बनाया उसके डाटा को कलेक्ट करना है, तो सर्वेस को यूज़ किया जाता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अगर तो आपका सैंपल स्मॉल है तो फिर बहुत मेथड्स है, बट अगर आपका सैंपल लार्ज है जो आपने पॉपुलेशन से ड्रॉ किया, तो सर्वे और क्वेश्चनियर से, सर्वे खास करके वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है डाटा को कलेक्ट करने के। इवन क्वेश्चनर्स को भी यूज़ किया जा सकता है। जो ये दोनों मेथड्स हैं ना, इसमें टिपिकली आप क्या करते हो, आप क्वेश्चंस की आपने सीरीज बनाई होती है, वो आप पार्टिसिपेंट्स से पूछते रहते हो। जितने मतलब सीरीज, अगर हमने 100 क्वेश्चन की सीरीज, 20 क्वेश्चन की सीरीज, 50 क्वेश्चन की सीरीज, वो अपने जो आपके सैंपल में पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे पूछते रहोगे। जैसे जैसे वो आंसर करी जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी उनके एटीट्यूड के बारे में, क्या है उनका एटीट्यूड है, ओपिनियंस होगी, बिहेवियर क्या है, उनके डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक यानी मेल फीमेल है, कौन से एज ग्रुप में वो आते हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आती है जो मेन फीचर है वो है केस स्टडीज़। देखो केस स्टडीज़ में आप क्या करते हो, आपने एक सिंगल इंडिविजुअल होगा, मतलब या तो सिंगल इंडिविजुअल ले लो, सिंगल ग्रुप ले लो, या कोई फिनोमिना ले लो, उसको इन डेप्थ एग्जामिन करते हो। मतलब केस स्टडी, मतलब देखो केस स्टडी नाम भी बताता है, आपने एक तरीके से केस सॉल्व करना है। आपने अगर एक इंडिविजुअल उठाया या आपने एक ग्रुप उठाया या फिनोमिना उठाया, उसकी डेप्थ में जाओ, गहराई में जाओ। मतलब ऊपर ऊपर से डाटा मत कलेक्ट करो, उसके एनालिसिस मत करो, गहराई में जाओ, चीज़ें खोद के निकालोगे, यानी ये केस स्टडी है। यानी इससे क्या होगा, जितनी आप गहराई में जाओगे आपको पूरी होलिस्टिक और डिटेल्ड में समझ मिलेगी फिनोमिनास की। मतलब जो चीज़ों के लिए आप केस सॉल्व कर रहे हो, केस स्टडीज़ कर रहे हो, चाहे वो फिनोमिना है, चाहे वो कॉन्सेप्ट है, चाहे एक आइडिया एक्सप्लोरेशन है, अगर वो तो खास करके अगर तो वो कॉम्प्लेक्स टाइप का है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सिंपल में तो मिलनी इवन कॉम्प्लेक्स फिनोमिनस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि इसमें ना आप मल्टीपल डाटा सोर्सेस इंप्लॉय करते हो। जब आप केस स्टडीज़ को सॉल्व करते हो तो सोल्यूशन आपको चीज़ों के सवालों के जवाब चाहिए, तब मल्टीपल सोर्सेज डाटा कलेक्शन के यूज़ किए जाएंगे, इंटरव्यूज़ की जाएंगी, ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी, इवन पुराने से पुरानी डॉक्यूमेंट्स एनालाइज की जाएंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था असर्शन रीजन का, वो साथ के साथ कर लेते हैं, जिसका कॉन्टेक्स्ट की स्टडी में।
असर्शन क्या कहती थी, इन द केस स्टडी मेथड द रिसर्चर कलेक्ट्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। यानी जब केस स्टडी मेथड यूज़ किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है वो बड़ी डिटेल्ड होती है, बट जो सोर्स होते हैं यानी जिन बंदों से करता है वो बड़े लिमिटेड नंबर में होते हैं। सो आगे वो क्या कह रहे हैं, केस स्टडी रिसर्च इन्वॉल्व्स इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ स्पेसिफिक केस और केसेस टू गेन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड इनसाइट्स इनटू अ पर्टिकुलर फिनोमिना और कॉन्टेक्स्ट। सिंपल चीज़ है, जब केस स्टडी रिसर्च होगा तब गहराई में, इन डेप्थ में नई चीज़ों की एक्सप्लोरेशन, नई चीज़ें ढूंढी जाएंगी। किसी स्पेसिफिक केस उठा लो या केसेस को उठा लो, उनका कॉम्प्रिहेंसिव वे में एनालिसिस किया जाएगा, हर पक्ष से चीज़ें, इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी, बहुत डिटेल में इनसाइट्स निकाले जाएंगे एक फिनोमिना और एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ये असर्शन का कहना था। रीज़न क्या कह रहे थे, फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन केस स्टडी रिसर्च कैन बी यूज टू डेवलप रिसर्च हाइपोथेसिस और क्वेश्चन फॉर सब्सिक्वेंट स्टडी। जो आपने रिसर्च किया केस स्टडीज़ को यूज़ करके, यानी जो खास करके केस स्टडी रिसर्च कर मेथड यूज़ करके आपने रिसर्च किया, जो उसकी फाइंडिंग्स निकली, जो उनके कंक्लूजन निकले, उसको हम यूज़ कर सकते हैं एक नया रिसर्च हाइपोथेसिस या क्वेश्चन बनाने के लिए, जो हम आगे और रिसर्च या सब्सिक्वेंट स्टडीज़ करने में हेल्प करेगा। While case study findings can contribute to generation of research hypothesis or question for further investigation, they are not the sole basis for development of research hypothesis or question। और उन्होंने साथ के साथ कह दिया, नो डाउट आप फाइंडिंग्स को यूज़ कर सकते हो नए रिसर्च क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए और उस नई रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, बट आप ये नहीं कह सकते कि वो अकेला ही बेसिस है रिसर्च हाइपोथेसिस और क्वेश्चन को डेवलप करने का। सो इसका जो, अगर तो हम ये असर्शन और रीजन को इंडिपेंडेंटली देखें तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट थी, बट जो रीज़न दिया गया था ना, वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था। क्योंकि जो केस स्टडी रिसर्च है उसमें आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करते हो, वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से, नो डाउट, ये बिल्कुल ठीक है, बट जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है ना रिसर्च हाइपोथेसिस क्वेश्चन की डेवलपमेंट पे, वो वेरी कर सकता है। वो चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी स्पेसिफिक स्टडी कैसी है या आपका रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट कैसा है। सो ये चीज़ों के अलग अलग, ये दो अलग अलग पहलू हैं। आपको अगर इस चीज़ का इम्पैक्ट जानना है तो आपको हर पहलू को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है अर्चीवल रिसर्च की। देखो, अर्चीवल रिसर्च में आप क्या करते हो, आप जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, यानी जो पहले के पुराने किसी ने, अगर किसी बंदे ने रिकॉर्ड कलेक्ट किए हुए हैं, मतलब किसी भी तरीके के पास आपके पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, आपके पास हिस्टोरिकल डाटा है, आप उसको एनालाइज करोगे। मतलब पुरानी चीज़ों को एनालाइज करके इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है पुराने इवेंट्स को लेके, क्या पास्ट में ट्रेंड्स निकले थे, क्या पास्ट में जब रिसर्च हुआ था उसमें बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता है। यानी उसका नाम ही बता, अर्चीवल मतलब पुरानी चीज़ों को अर्चीव करो। हर चीज़, पुरानी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, भी जो आपके हिस्टोरिकल डाटा है उसको उठाओ, उसको डिटेल में एनालाइज करो, उससे आपको बहुत चीज़ें पुरानी पता चलेंगी। ठीक है, सो जो ये मेथड है ये पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में ही फॉलो किया जाता है। मतलब जब आपने हिस्टोरिकल रिसर्च करना है, इसको भी हम आगे डिटेल में करेंगे, सोशियोलॉजिकल करना है, एंथ्रोपोलॉजिकल करना है, तब अर्चीवल रिसर्च को प्रेफरेंस दी ही जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा एनालिसिस। देखो, जो डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस टेक्निक्स हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव मेथड कह रहे हैं, उसमें जब डिस्क्रिप्टिव मेथड में जो आप डाटा एनालिसिस टेक्निक्स होती हैं, जैसे फ्रीक्वेंसीज हो गया, मतलब आपने चीज़ें कितनी बार अकर हुई हैं, परसेंटेजेस हो गया, मीन्स हो गया, या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड हो गया, इनको यूज़ किया जाता है समराइज़ करने के लिए डाटा को। क्योंकि डाटा तो बहुत ज़्यादा होगा, अब सभी डाटा तो आप प्रेजेंट कर नहीं सको। देखो, अगर मान लो उन्होंने कह दिया पिछले 1000, मतलब पिछले 10 सालों का डाटा है आपके पास, उसकी एवरेज बताओ, तो एवरेज तो आप मीन से निकाल के 1 मिनट में बता सकते हो, बड़ी समराइज्ड वे में। अब 10 साल का थोड़ी आप अकेला डाटा लिखोगे। सो जब आप डाटा को समराइज वे में प्रेजेंट करना चाहते हो, मतलब कंसाइज हो जाए, वो कम हो जाए और साथ के साथ उसकी मतलब लेवल मेंटेन रहे, क्वालिटी मेंटेन रहे, वो अंडरस्टैंडेबल रहे, तब जो डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस टेक्निक्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है वो वैल्यूएबल है तब जब रिसर्चर का एम ही है उसने चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, डिटेल में कैटेगराइज करना है या क्वांटिफाई करना कुछ कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर को जो पॉपुलेशन के अंदर वो ऑब्जर्व कर रहा है।
मतलब चीज जब वो आप जो पॉपुलेशन के लिए रिसर्च किया जा रहा है, अगर उसमें उसको रिसर्चर ने डिस्क्राइब करना है बड़ी डिटेल में चीज़ों को, पूरी पॉपुलेशन को कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू दियर स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स या फीचर कैटेगराइज करना है या उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज करना है, तो डिस्क्रिप्टिव मेथड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेथड टू यूज़, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एक फाउंडेशन फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए या हाइपोथेसिस जनरेशन के लिए। मतलब जितनी अच्छी डिटेल में आप चीज़ों को डिस्क्राइब करोगे उतनी आपकी नींव अच्छी बनेगी, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, और जितनी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी उस पर ऊपर आप और एक्सप्लोर करके नए रिसर्च करके नई हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे एक पेपर में क्वेश्चन आया था, अ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव आंसर और एक्सप्लेनेशन टू अ रिसर्च प्रॉब्लम। उन्होंने हाइपोथेसिस का मतलब पूछा था, मतलब बारी बारी रिसर्च में हाइपोथेसिस यूज हो रहा है, वो क्या उन्होंने क्वेश्चन दिया था, आपको एक हाइपोथेसिस वर्ड दे दिया तो नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी, तो उन्होंने कहा था चूज करके बताओ विच इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड हाइपोथेसिस। सो जो हाइपोथेसिस होता है ना, ये एक टेंटेटिव मतलब टेम्पररी तौर पे किसी रिसर्च प्रॉब्लम यानी जिसके लिए रिसर्च किया जा रहा है या तो उसका आंसर होता है या उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। देखो, अगर एक आपका स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस होना बहुत ज़रूरी है रिसर्च में। जो स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस होगा, एक तो वो क्लियर होगा, पूरी डिटेल में बताएगा, स्पेसिफिक होगा, एक ही चीज़ को लेके होगा, अनइवन जो रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन चाहिए उसके रिगार्डिंग रेलेवेंट होगा, मतलब रिसर्च के साथ मैच खाता होगा। ये नहीं है कि रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव आपका अलग है, आप प्रोसेस और ही कुछ कैरी आउट कर रहे हो, सो हाइपोथेसिस और ही अलग बना रहे हो, ये चीज़ें बिल्कुल रेलेवेंट होंगी एक दूसरे के साथ। सो ये इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप इसको टेस्ट कर पाओ और पोटेंशियली या तो वैलिडेट होगा या रिफ्यूट होगा थ्रू एम्पेरिकल एविडेंस। सिंपल चीज़ है, दो हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल होता है, एक अल्टरनेट होता है। देखो, अगर आपने एक हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश किया है, अगर वो पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा, अगर वो नेगेटिव पहले वाला तो दूसरा पॉजिटिव होगा। अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, जो भी आप हाइपोथेसिस यानी जो भी आप एक टेंटेटिव आंसर या एक्सप्लेनेशन बनाओगे, वो उसमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप उसको टेस्ट कर पाओ। अगर जब आप टेस्ट करोगे या तो रिजल्ट यस में आएगा यानी वो वैलिडेट हो जाएगा, या वो रिजेक्ट हो जाएगा, रिफ्यूट हो जाएगा, मतलब या तो हाँ या तो ना, इसमें भरपूर कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो अब ये चीज़ें हाँ ना किस पे होगी, ऑन बेसिस ऑफ एन एम्पेरिकल एविडेंस। जितने स्ट्रॉन्ग आपके रिसर्च फाइंडिंग्स होंगी, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग आपके रिसर्च में डाटा कलेक्शन या एनालिसिस यानी वो आपके एम्पेरिकल एविडेंस है, उतना ही हाइपोथेसिस अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। सो अब जो हाइपोथेसिस होते हैं ना, ये ना जो जब इसको बनाया जाता है ना, इसके बेसिस में एग्जिस्टिंग थ्योरीज होने चाहिए या जो आपके पास प्रायर एविडेंस है। और अगर आपके पास पुरानी चीज़ें होंगी तभी आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे अपनी साइंटिफिक नॉलेज को इंक्रीज करने में। सो इन शॉर्ट सिंपल वे में एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करो, एग्जिस्टिंग जो थ्योरीज बनी हुई है उनको यूज़ करो, प्रायर एविडेंसेस जो कलेक्ट किए गए हैं जिसके बेसिस पे पुरानी थ्योरीज बनी थी उनको यूज़ करो, तभी आप अपनी न्यू नॉलेज जो आपके नॉलेज गैप्स हैं उनको पूरा कर पाओगे, अपने साइंटिफिक नॉलेज को एडवांस कर पाओगे। अब एक स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट्स आई थी, ये बड़ी आपके लिए नई चीज़ है। पहली स्टेटमेंट क्या थी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी इन्वॉल्व्स नॉन रेशनल इंट्यूटिव प्रोसेसेस व्हाइल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन इज बेस्ड ऑन लॉजिकल प्रोसेसेस। सिंपल वो क्या कह रहे हैं, देखो जो आपके कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी है, ये इसके मैं मतलब बताता हूँ अभी, उसमें आपका नॉन रेशनल इंट्यूटिव प्रोसेसेस आएंगे, और जो स्टेटमेंट ऑफ जस्टिफिकेशन है वो लॉजिकल प्रोसेसेस पे बेस्ड है। स्टेटमेंट 2 क्या कहती थी, जो प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस जनरेशन डजंट स्ट्रिक्टली फॉलो रिगरस लॉजिकल रीजनिंग। जब आप हाइपोथेसिस को जनरेट कर रहे हो, जो उसका प्रोसेस है वो नहीं फॉलो करता स्ट्रिक्टली रिगरस लॉजिकल रीजनिंग को। अब बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर था, उन्होंने आपको चॉइसेस दे दी थी। सो देखो, जो स्टेटमेंट 1 थी वो तो करेक्ट थी, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी है ना, उसका मतलब ये है क्रिएटिव एंड इंट्यूटिव प्रोसेसेस ऑफ जनरेटिंग हाइपोथेसिस एंड आइडिया। यानी इन शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी मतलब आपने चीज़ों को डिस्कवर करना है, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करोगे, अपने इंट्यूटिव प्रोसेस, अपने दिमागी जो आपको इंट्यूशंस आ रही है उनको यूज़ करके हाइपोथेसिस और आइडियाज़ को जनरेट करोगे। ठीक है, सो जो कॉन्टेक्स्ट ये तो था, ये स्टेटमेंट करेक्ट थी। अब जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन है उसमें लॉजिकल रीजनिंग और एम्पेरिकल एविडेंस को यूज़ किया जाता है, जो आपने हाइपोथेसिस डेवलप किए उनको सपोर्ट और वैलिडेट करने के लिए। सो ये भी करेक्ट था, मतलब इन शॉर्ट पूरी स्टेटमेंट करेक्ट थी। जो आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन, अगर आपने किसी चीज़ को जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई करने के लिए या तो आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए, एम्पेरिकल एविडेंस होगा, या मतलब आपको कोई लॉजिकल रीजनिंग अपना मतलब रीज़न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो अगर ये दोनों चीज़ें कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन में हैं तो मतलब ये दोनों चीज़ें आपके
आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेंगी, उसको वैलिडेट कर पाएंगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 थी। सो ये स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट थी। अब स्टेटमेंट 2 थी, वो भी करेक्ट थी, क्योंकि देखो जब हाइपोथेसिस को जनरेट किया जाएगा उसमें क्रिएटिव थिंकिंग तो होगी। यानी जब आप एक टेंटेटिव आंसर बना रहे हो किसी रिसर्च क्वेश्चन का, रिसर्च प्रॉब्लम का, सोचना तो आपको पड़ेगा, दिमाग तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, इंट्यूशंस तो यूज़ होंगी, आपके जो दिमाग में मतलब बातें आ रही हैं उनका यूज़ तो होगा ही होगा। आपको नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लोरेटरी अप्रोचेस फॉलो करनी पड़ेंगी। सो इन शॉर्ट ये स्ट्रिक्टली अध्ययर नहीं करता कि आपको अकेला मतलब अकेली लॉजिकल रीजनिंग इनफ नहीं है हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए। सो मतलब लॉजिकल रीजनिंग पे हाइपोथेसिस नहीं बनते, उसके अलावा भी बहुत सारे कई फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक आता है पावर का। इसके अंदर पावर क्या, पहले लाइन समझो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस वेल द अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड पावर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 2 हाइपोथेसिस होते हैं, नल और अल्टरनेट। जब जो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका फर्स्ट नल हाइपोथेसिस है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो रिजेक्ट ही होगा, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस यानी सेकंड हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेबल होगा, उसको पावर क्या देते हैं, मतलब द प्रोबेबिलिटी कि जो नल हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट नहीं होगा और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेबल होगा, तो उसे पावर कहा जाता है। यानी अगर हम ये चीज़ें स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आती हैं, यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि एबिलिटी किया एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट की कि वो डिटेक्ट कर पाएगा ट्रू अफेक्ट को और रिजेक्ट कर पाएगा फॉल्स नल हाइपोथेसिस। मतलब जो आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उसकी पावर कितनी है, उसकी एबिलिटी कितनी है, उसकी काबिलियत कितनी है कि जो तो ट्रू अफेक्ट है यानी जो चीज़ सच है वो उसको डिटेक्ट कर पाए, और जो नल हाइपोथेसिस यानी वो तो हमने एक फॉल्स चीज़ अज्यूम किया। मतलब जो हमने क्वेश्चन करना होता है ना, जब नल हाइपोथेसिस किया जाता है, यानी हमने कहा कि सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। सपोज करो ये हमारा एक रिसर्च का क्वेश्चन है, तो जो हम नल हाइपोथेसिस करेंगे ना वो यही लिखेंगे सैंपल मीन इज नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, उसको रिजेक्ट करना, फॉल्स को नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना और ट्रू इफेक्ट को डिटेक्ट करना, दैट इज द स्टैटिकल टेस्ट। जिस स्टैटिकल टेस्ट में ये एबिलिटी या काबिलियत है, दैट इज द यूज ऑफ पावर। और जितनी हायर पावर होगी उतना लाइकलीहुड है कि हम करेक्टली नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाएंगे, मतलब गलत चीज़ को गलत ठहरा पाएंगे, सही चीज़ को सही ठहरा पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ना एक पावर के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, चाहे ये इसको यहाँ पे कर लो चाहे इसको ना अलग यूनिट्स में है उसमें भी पावर आता है। देखो जो लेजिटिमेट पावर होती है वो अगर मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, रिसर्च के साथ इतना इसका लेना देना नहीं है, बट एक बार कर लेते हैं। जो लेजिटिमेट पावर है मतलब ये वो पावर होती है जो आपको पोजीशन से मिलती है, जितनी अच्छी पोजीशन उतनी आपके पास पावर होगी। रेफरेंट पावर, जब दूसरे बंदे फील करते हैं कि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, यानी दैट इज द रेफरेंट पावर, वो आपकी रेफरेंस देते हैं। थर्ड आती है रिवॉर्ड पावर, जो आपका कंट्रोल है दूसरों के ऊपर, मतलब जब आप दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हो वो रिवॉर्ड पावर है। एक्सपर्ट पावर, यानी अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, इफ़ यू आर स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, मतलब आपके पास एक्सपर्ट पावर है। ठीक है, आगे आता है एनालिटिक इंडक्शन। क्या होता है, देखो जो एनालिटिक इंडक्शन है वो एक ऐसा मेथड है, मतलब इस मेथड में आप सिस्टमेटिकली इंटरप्रेट करते हो इवेंट्स को, यानी ये वो इवेंट्स हैं जो यूज होंगे व्हाइल इन जनरेटिंग हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व पैटर्न्स और एविडेंस टेस्टिंग दिस हाइपोथेसिस। पहले इतना समझो, एनालिटिक इंडक्शन सिंपल मेथड है सिस्टमेटिक इंटरप्रेशन ऑफ इवेंट्स का, मतलब जो आपके इवेंट्स हो रहे हैं ये वो इवेंट्स हैं जो जब आप हाइपोथेसिस को जनरेट करोगे तब होगे, जब आप इसको सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर के थ्रू इंटरप्रेट करते हो, उसकी डिटेल्स देते हो, देन यू आर डूइंग एनालिटिक इंडक्शन। इसमें आप टेस्टिंग की जाती है हाइपोथेसिस की, मतलब हाइपोथेसिस जो पहले ये जो आपके ये इवेंट्स है ना, ये ना ऑब्जर्व पैटर्न्स और एविडेंस पे बेस्ड होते हैं, मतलब जितना आपके पास पैटर्न्स अच्छे होंगे, जितने आपके पास एविडेंस अवेलेबल होंगे, सो आप हाइपोथेसिस को जनरेट कर पाओगे। सो इन जो ये हाइपोथेसिस आपने बनाई इनको टेस्ट किया जाता है, एम्पेरिकल डाटा जो अवेलेबल है, या अगर तो ये बिल्कुल ठीक होंगे तो इनको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, नहीं तो 99% केसेस में इनको रिफाइन किया जाता है और बढ़िया किया जाता है, इनको रिवाइज किया जाता है ताकि जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्टिव और 101% एक्यूरेट निकले। सो इन शॉर्ट इसमें आप सिंपल इवेंट्स की सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेशन करते हो।
जनरेट करते हो हाइपोथेसिस को और उसके बाद डाटा को टेस्ट करते हो। ये होती है एनालिटिक इंडक्शन। मतलब सिंपल वे में 3 स्टेप है। सबसे पहले जो इवेंट्स हैं उसको सिस्टमेटिकली इंटरप्रेट करो, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करो, उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस बनाओ और लास्ट में जो अब हाइपोथेसिस बना है उसको टेस्ट करो। अगर तो टेस्ट प्रूव हो गया तो जो आप करना चाहते थे वो हो गया। ठीक है, समझ आ गया? अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे भी या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। बाकी क्लासेस चल रही हैं, सो अच्छे से फॉलो करो, तो आपकी क्रैक होने से JRF और UGC नेट को कोई रोक नहीं सकता। सेकंड नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है हिस्टोरिकल मेथड। क्या है? हमारे रिसर्च का। ठीक है, अब जो आपका हिस्टोरिकल मेथड है, देखो हिस्टोरिकल मेथड का नाम ही बताता है, इसमें जो आपके पास्ट इवेंट्स हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो कॉन्टेक्स्ट में वो हुई हैं, या जो सोर्सेज थे डाटा के पास्ट में, आप उनको समझने के लिए और हिस्टोरिकल फिनोमिनास को अपनी भाषा में इंटरप्रेट करने के लिए उन पास्ट इवेंट्स का, कॉन्टेक्स्ट का और सोर्सेज का एग्जामिनेशन करते हो डिटेल में। मतलब हिस्टोरिकल मतलब पुरानी चीज़ें, पुरानी चीज़ों को हिस्टोरिकल मेथड में अच्छे से एनालाइज किया जाता है। हमारा एम ही ये है, हमने इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करना है। मतलब जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं उसको दोबारा से बनाओ, उससे आपको पैटर्न्स पता चलेंगे, यानी क्या पैटर्न्स चेंजेस आ सकते हैं, आपको इंसाइट्स मिलेंगे, इंफॉर्मेशन मिलेंगी, आप इन सिंथेसिस कर पाओगे इंफॉर्मेशन का, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को लेके एक पर्टिकुलर करेंसीज का। मतलब सिंपल वे में जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं अगर उनको स्टडी करके मतलब नए रिस्ट्रक्चर किए जाते हैं इवेंट्स, तो ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ें प्रेजेंट में या फ्यूचर में होंगी, अगर होंगी तो किस लेवल पे होंगी, तो उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। ये सब कुछ हिस्टोरिकल मेथड में आता है। देखो हिस्टोरिकल मेथड में खास करके पुरानी चीज़ों को स्टडी किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। सो इसके कहीं ना कहीं फीचर्स भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। सबसे पहला फीचर तो यही है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। देखो रिसर्चर्स हिस्टोरिकल मेथड को जब यूज़ करते हैं रिसर्च करने के लिए, तब प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज को यूज़ किया जाता है एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए और एक पूरी होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव यानी हर पक्ष से पूरी समझ बनाने के लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। मतलब आपको हर चीज़ डिटेल में समझ आनी चाहिए, उसके लिए रिसर्चर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को यूज़ करते हैं। देखो प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं ना, ये होते हैं फर्स्ट हैंड सोर्सेज, मतलब ओरिजिनल सोर्सेज हैं, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखी जाती हैं, आर्टिफैक्ट्स देखे जाते हैं, यानी जो यहाँ आप ये कह लो कि मतलब ये आई विटनेस अकाउंट्स हैं। मतलब ये वो बंदे होंगे जिनको आप स्टडी कर रहे हो, या जो वो डॉक्यूमेंट्स होंगी जो फर्स्ट टाइम एवर ओरिजिनल बनी होंगी। अब जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं ये पब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं, मतलब यानी बुक्स होगी, आर्टिकल्स या स्कॉलरली इंटरप्रिटेशन। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, अगर आप रिसर्चर हो तो प्राइमरी क्या होगा, जो चीज़ें आप खुद कर रहे हो, मैंने जो आप ओरिजिनल चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हो। सेकेंडरी क्या होगा, किसी और रिसर्चर ने वो चीज़ें की हुई, आप उसका ही डाटा उठा के आगे रिसर्चर को अपने रिफाइन करना चाह रहे हो, वो सेकेंडरी सोर्सेज हो जाएगा। अब सेकेंडरी डाटा का एक पेपर में क्वेश्चन आया था, वो क्या था, सेकेंडरी डाटा रेफर्स टू द डाटा दैट हैज बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स और फॉर अ डिफरेंट पर्पस एंड अवेलेबल फॉर रिसर्चर्स टू यूज। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जिसको ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, मतलब किसी रिसर्चर ने अपने काम के लिए उसको यूज किया होगा, अब उसने फ्रीली बाकी बंदों के लिए अवेलेबल करवा दिया। सो उसका जब जो सेकेंडरी डाटा सबसे पहले कलेक्ट किया होगा ना, वो माइट भी जो रिसर्चर उसका पर्पस ही अलग होगा, यानी उसने तो अपने पर्पस के लिए यूज किया, आप उसको अपने पर्पस के लिए यूज करो, ये सेकेंडरी डाटा होता है। एक ना ऑप्शंस दी थी उन्होंने, मतलब चॉइस, उन्होंने क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था आपको 4-5 नीचे ऑप्शंस दे दी, चूज करके बताओ सेकेंडरी डाटा का क्या ऑप्शन करेक्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में। देखो जब आप जो आपका एक ना नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जो डाटा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर रही है, उसे ना एक सेकेंडरी सोर्स कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एज इट हैज़ बिन कलेक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर स्पेसिफिक पर्पस। मतलब जो ये ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा कलेक्ट किया है ना, वो उन्होंने अपने पर्पस के लिए किया। अगर आप उस डाटा को यूज कर रहे हो अपने काम के लिए, अपने रिसर्च के लिए, तो वो आपके लिए एक सेकेंडरी सोर्स होगा। बट इसको रिसर्चर्स यूटिलाइज कर सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये सेकेंडरी सोर्स बचेगा डाटा का। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन फीचर आता है वो आता है सोर्स क्रिटिसिज्म का। देखो रिसर्चर्स क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे। अब पुरानी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट है, उनको क्रिटिकली उन पे क्रिटिसिज्म किया जाएगा, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी, यानी वो चीज़ें ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन है, ओरिजिनल है, उन पे हम रिलाई कर सकते हैं, मतलब बेकार में स्टडी की गई है उसका रिजल्ट तो मिलेंगे ही नहीं। या उसमें जब उनको किया गया था, जो सोर्सेज से उनका डाटा कलेक्ट किया था, उसमें बायस तो नहीं था, यानी
ये सारी चीज़ें रिसर्चर्स क्रिटिसिज्म में करेंगे, तभी अगर ये चीज़ें सारी प्रूव हो जाएंगी तभी नए रिसर्चर्स उस डाटा पे रिलाई कर पाएंगे। यानी वो कंसीडर करते हैं कि जो ऑथर है उस डाटा का उसकी क्रेडिबिलिटी है, मतलब वो क्रेडिबल सोर्स है, उस पर डिपेंड कर सकते हैं हम। जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वो सोर्स क्रिएट किया गया था वो ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन है। और जो पोटेंशियल बायस और लिमिटेशंस तो नहीं है ना कोई डाटा में, अगर लिमिटेशंस होंगी तो फिर नए रिसर्च को उनको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक आती है हिस्टोरिकल एनालिसिस। देखो रिसर्चर्स कलेक्टेड डाटा है, जो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा है उसको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस करने से पहले उनको डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसकी इंटरप्रिटेशंस निकालनी पड़ेंगी, समरीज बनानी पड़ेंगी, सिंथेसाइज करनी पड़ेंगी इन्फॉर्मेशन को, जितने सोर्सेज से उसको डाटा को कलेक्ट किया गया। यानी वो आइडेंटिफाई करेंगे पैटर्न्स क्या निकल रहे हैं डाटा में, मतलब जो रिलेशनशिप्स बन रही हैं, डाटा का थीम क्या था, किस थीम में किस प्रॉब्लम के अंडर उसको कलेक्ट किया गया, ट्रेंड्स क्या है, यानी ये सारी चीज़ों और एट द एंड इंटरप्रिटेशंस डेवलप होंगे। यानी ये जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, इससे ना हिस्टोरिकल फिनोमिना जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है हिस्टोरिकल फिनोमिना, बट आप उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन अब है वो, उस पर लाइट पड़ेगी, मतलब आपको चीज़ों समझ आएंगी, दिमाग में आपके चीज़ें बैठेंगी, ठीक है। नेक्स्ट फीचर आता है क्रोनोलॉजी एंड कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। देखो रिसर्चर्स एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, यानी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मतलब डेट एंड टाइम वाइज, मतलब जैसे जैसे चीज़ें हुई हैं जिस जिस डेट को है वो ही सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस होगा, कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं होगी। यानी रिसर्चर्स एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इवेंट्स का जैसे जैसे वो उन्होंने टेक प्लेस किया, यानी जैसे जैसे वो हुए हैं हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो बना लेंगे, यानी एक सीक्वेंस इस्टेब्लिश हो गया। जो ये प्रोसेस है ये हेल्प करेगा एक फिनोमिना को कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझने का। देखो अगर तो आप चीज़ों को ऊपर नीचे करोगे तो चीज़ें इतनी अच्छे से आपको समझ नहीं आएंगी। सो जितना अच्छे से आप चीज़ों को समझ आ सकते हो उनको वैसे ही रहने दो जैसे वो अकर किया, उनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बना रहने दो, ठीक है। लास्ट में जो हमारा मेन फीचर आता है वो आता है इंटरप्रिटेशन एंड सिंथेसिस का। देखो अब सब कुछ कर लिया, इवेंट्स को स्टडी कर लिया, इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, उसका एनालिसिस कर लिया, उसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बना लिया। अब रिसर्चर्स अपनी कंक्लूजन्स देंगे, वो अपनी इंटरप्रिटेशंस खुद के डेवलप करेंगे, अपनी नैरेटिव्स देंगे, अपनी जजमेंट्स होगी, उनकी अपनी फाइंडिंग्स होगी जो हिस्टोरिकल फिनोमिना को डिटेल में एक्सप्लेन करेगी। अब जब भी एक्सप्लेनेशंस दी जाएंगी तब मल्टीपल पर्सपेक्टिव यानी अलग अलग नजरिए से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को लेके चीज़ें को डिस्क्राइब किया जाएगा। जितने भी हर तरीके की एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है उसको इवेल्युएट किया जाएगा। सो ये था सब कुछ हिस्टोरिकल मेथड में। इन शॉर्ट जो हिस्टोरिकल मेथड है वो आपको बहुत डिटेल में इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, जो सोसाइटीज़ कल्चर्स हैं आइडियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, वो किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। मतलब हर चीज़ की एक एवोल्यूशन होती है, मतलब बिगनिंग से लेके अब तक जितनी डेवलपमेंट हुई है उस पूरे प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कह देते हैं। ये चीज़ें हमें हिस्टोरिकल मेथड बताता है। अमी यानी अगर आप देखो जैसे आपको कह नहीं देते लाइक डायनासोर्स की डिस्कवरी कैसे हुई है, मतलब इन अर्थ कैसे डेवलप हुआ है, ये सब कुछ हिस्टोरिकल रिसर्च की एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है। यानी हमें पर्टिकुलरली वैल्यूएबल डिसिप्लिन जैसे हिस्ट्री हो गया, आर्कियोलॉजी होगी, लाइक हमारे एंशिएंट चीज़ें क्या हैं, एंथ्रोपोलॉजी होगी, या कल्चर कैसे डेवलप हुई हैं, मतलब अगर आपको जो हमारे कल्चरल बैकग्राउंड हमें विरासत में मिले वो बने कैसे, वो सब कुछ हिस्टोरिकल मेथड हमें बताएगा रिसर्च का जब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, डिस्कोर्स एनालिसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज एसोसिएटेड विद माइकल फौकॉल्ट। देखो एक ना जब आप हिस्टोरिकल रिसर्च करते हो ना उसमें एक डिस्कोर्स एनालिसिस आता है, उसका ऑथर पूछा जाता है, यानी वो किसके साथ, किसने उसकी डेवलपमेंट की, किसके साथ एसोसिएटेड। सो उसका करेक्ट आंसर है माइकल फौकॉल्ट। सो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आया। देखो जो माइकल फौकॉल्ट था वो एक फ्रेंच फिलोसोफर था, एक सोशल थ्योरिस्ट था, जो जाना इसलिए जाता है क्योंकि उसने एक इन्फ्लुएंशियल वर्क किया था, बहुत पावरफुल वर्क किया था। पावर क्या होती है, नॉलेज क्या है और डिस्कोर्स, ये तीन चीज़ें थी। सो इसने डेवलप किया कॉन्सेप्ट डिस्कोर्स एनालिसिस का, जिसमें आप क्या करते हो, आप लैंग्वेज को या कम्युनिकेशन को, अब यानी जो लैंग्वेज जो और कम्युनिकेशन जो इनको एग्जामिन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सोशल प्रैक्टिसेस को शेप करेंगी। मतलब आप सोशली किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपके पावर रिलेशंस क्या, आपके पास पावर कितनी है, आप किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हो, या आप अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहे हो, जो आपके गैप्स हैं उनको पूरा कैसे किया जा रहा है, उनको और एक नए लेवल पे कैसे लेके जाया करें। ये सारी चीज़ें आपको डिस्कोर्स के एनालिसिस एग्जामिन करके बताता है। यानी जो फौकॉल्ट की अप्रोच थी डिस्कोर्स एनालिसिस को लेके वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होती है
हिस्टोरिकल रिसर्च में, ताकि जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट को एग्जामिन किया जा सके, जो नरेटिव्स पास्ट में निकले हैं उनको हम समझ सके, या जो हमारे डिस्कोर्सेस हो रहे हैं उनको कंट्रीब्यूट किया जा सके नए सोशल और कल्चरल नॉर्म्स बनाने के लिए। उनकी जितनी हमें पुरानी चीज़ों की नॉलेज अच्छे से होगी, उतनी सोशल और कल्चरल नॉर्म्स की फॉर्मेशन अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब लास्ट आज के सेशन का मेथड करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव मेथड। देखो, जो क्वालिटेटिव मेथड है ये एक ऐसी अप्रोच है रिसर्च की जिसमें आप चीज़ों को एक्सप्लोर, जिसका मकसद, लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉम्प्लेक्स जो फिनोमिनास है उनको एक्सप्लोर करो, उनको और गहराई से समझो, उसको दिमाग में समझो। मतलब आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, रटने नहीं आपने लगाने। यानी तभी आप एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, अपना नजरिया दे पाओगे, एक नरेटिव दे पाओगे। यानी ये क्वालिटेटिव रिसर्च सिंपल एम्फसाइज यही करता है कि मतलब को एक्सप्लोर करो, मतलब पता होने चाहिए आपके चीज़ों के। एक्सपीरियंसेस देखो क्या लोगों ने फेस किए हैं, सोशल प्रोसेसेस देखो कैसे कंडक्ट हुए हैं। ठीक है, देखो अब सेम वे में क्वालिटेटिव मेथड के कुछ फीचर्स हैं। देखो, जितना आप ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे मतलब उतनी इन डेप्थ इंटरव्यूज आपको कंडक्ट करनी पड़ेगी, यही फर्स्ट फीचर है। यानी जो रिसर्चर है ना, जब वो इन डेप्थ ओपन एंडेड इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, जितनी ज़्यादा वो इन डेप्थ ओपन एंडेड इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे उतना ही उनको अच्छा डाटा मिलेगा। वो डाटा इतनी डिटेल में होगा, वो इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी होगी कि उससे रिसर्च फाइंडिंग्स बहुत अच्छी निकलेंगी। यानी जो इंटरव्यूज होते हैं ना, ये रिसर्चर्स को या इवन पार्टिसिपेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। मतलब जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस लाइफ में फेस किए वो बता पाएँ, उनके खुद के नज़रिए, जो पार्टिसिपेंट्स नज़रिए, जो उनके दिमाग में चीज़ें आ रही उसको बता पाए, जो उनकी इंटरप्रिटेशन है वो क्लियर में हो सके। अब जब आप एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्ट करते हो ना, उसके 3 एडवांटेजेस है जो पेपर में रैपिडली बार बार पूछी जाती है। एक तो सबसे पहले इसमें स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्वेश्चंस ऑलरेडी फ्रेम्ड है, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज है, अकॉर्डिंग टू एज पर स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं। एक्यूरेसी बनी रहती है क्योंकि चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, ऑब्जेक्टिव है, स्टैंडर्डाइज है, तो मतलब एक्यूरेसी होगी ही होगी। और जो डाटा प्रोसेसिंग है वो ईजी हो जाती है, मतलब हमें डाटा प्रोसेसिंग में डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर चीज़ें हैपहैज़र्ड होंगी, ऊपर नीचे होंगी, स्टैंडर्डाइज नहीं होगी, तब डाटा प्रोसेसिंग में डिफिकल्टी आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आते हैं फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं। देखो, जो फोकस ग्रुप्स है इसमें आप क्या करते हो, स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट, मतलब स्मॉल ग्रुप है जो पार्टिसिपेंट, उनको इकट्ठा एक जगह पे ले आते हो और उनको डिस्कशन में इंगेज करते हो, तो वो एक दूसरे के साथ चीज़ें डिस्कस करते हैं। यानी जब डिस्कशन स्टार्ट होगी तो नई वो अपने एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, ग्रुप डायनामिक्स बनेंगे, सोशल इंटरेक्शंस, आपस में इंटरेक्शन होंगे, कम्युनिकेशन होंगे, इससे नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। सो इन शॉर्ट जो ये फोकस ग्रुप है ना, ये ना क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक है जिसमें मॉडरेटेड डिस्कशन होती है, मतलब कंट्रोल्ड वे में आप डिस्कशन करते हो, आप भी बीच में इंटरफेयर करते हो। ये जो डिस्कशन है ना, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में होती है, जो जब ये डिस्कस करेंगे इससे आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डिस्कशन से निकलेगी। एक इसमें आता है ना, एक सिनेरियो आता है, फॉर ऑब्टेनिंग अ जर्नल बैकग्राउंड अबाउट द टॉपिक और इशू, ये पेपर में पूछा गया। यानी वो कहते हैं कौन सा जो आपका अगर आप जर्नल बैकग्राउंड लेना चाहते हो किसी टॉपिक का या इशू का, उसके लिए कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक बेस्ट टेक्निक है, सो फोकस ग्रुप उसका राइट आंसर है। जो फोकस ग्रुप है वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव है ना क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अब क्वालिटेटिव डाटा इतना हेल्प करता है ना, आपको इतने इंसाइट्स मिलते हैं, आपको इतने नज़रिए समझने आते हैं, नज़रिए अलग अलग हर देखो जितने बंदे होंगे उनके उतने अलग नज़रिए होंगे, वो समझ आएंगे, ओपिनियंस मिलेगी बंदों को। आप इन सभी को एक स्पेसिफिक टॉपिक और इशू के रिगार्डिंग कलेक्ट करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। यानी आपको कहीं ना एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पार्टिसिपेंट्स को कि वो अपने थॉट्स को, एक्सपीरियंसेस और एटीट्यूड को एक्सप्रेस कर पाएँ, जिससे रिसर्चर उनके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन गेन कर पाएंगे। यानी वो कैसे बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास क्या एक एग्जिस्टिंग नॉलेज का लेवल उनके दिमाग में अवेलेबल है। ठीक है, अब जो आगे उन्होंने क्वेश्चन आया था, वर्बल डाटा के सोर्सेज बताओ। देखो, इंटरव्यू के अंदर फोकस ग्रुप के अंदर 3 सोर्सेज आते हैं, एक होती है सेमी स्ट्रक्चर्ड, एक होती है नरेटिव, एक होता है फोकस ग्रुप। सो सबसे पहले जो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज है, ये वो इंटरव्यूज है जिनको कंडक्ट किया जाता है एक प्रीडिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना इंटरव्यू में, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। बट इसमें ना कहीं ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जब आप इंटरव्यू कर रहे हो तो उसमें आप नए एडिशनल एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हो।
आप अब ये चीज़ तब पता चलेगी कि आपका रिस्पॉन्डेंट कैसा है, आपका इंटरव्यू कैसा है, वो आपको रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है। ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है। नेक्स्ट आती है नरेटिव इंटरव्यूज। देखो नरेटिव इंटरव्यूज का मेन फोकस है कि आपने पर्सनल नरेटिव्स की डिटेल को ऑब्टेन करना है। अब मतलब जो बंदा आप जिसकी इंटरव्यू ले रही हो उसके पर्सनल इंसाइट्स, उसकी पर्सनल नरेटिव्स क्या हैं, उसके अपने एक्सपीरियंसेस क्या, उनकी ही आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। थर्ड फोकस ग्रुप में आपको बन जा चुका है, यानी ये ग्रुप डिस्कशंस होती है जो मतलब स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को इकट्ठा करा के उनको मॉडरेटेड ग्रुप डिस्कशन करवाई जाती है ताकि आप क्वालिटेटिव डाटा गैदर कर पाओ और आपको परसेप्शन, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस हर बंदे के पता चल सके। ठीक है। अब पेपर में और जो खास चीज़ आती है वो आती है जब आप फोकस ग्रुप, देखो फोकस ग्रुप्स कह लो या फोकस ग्रुप रिसर्च कह लो, जब ये कंडक्ट किया जाता है ना, इसमें स्टेप्स एक आते हैं, मेथडोलॉजिकल स्टेप्स आते हैं, वो बताओ आप। देखो जो फोकस ग्रुप रिसर्च है ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, ये तो आपको पता है। इसमें ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, तो स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, वो अपने एटीट्यूड परसेप्शन बताते हैं। जो स्टेप इसमें फॉलो किए जाते हैं वो सबसे पहले, इवन ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हो कि आपको उन्होंने स्टेप सारे दे दिए, उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करके बताओ। देखो सबसे पहले तो प्रॉब्लम डिफाइन की जाएगी कि वो बंदों को इकट्ठा किया ही क्यों गया, प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करनी है। उसके बाद स्लैम, मतलब समझो प्रॉब्लम इन द सेंस जो रिसर्च आप कर रहे हो, आप जिस कारण वो रिसर्च कर रहे हो वो आप प्रॉब्लम सबसे पहले डिफाइन करोगे। उसके बाद एक सैंपल सेलेक्ट करोगे, उस प्रॉब्लम के लिए आपको सैंपल कैसा बनाना चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको ग्रुप्स कितने चाहिए डिस्कशन के लिए, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होने चाहिए। फिर मैकेनिक्स प्रिपेयर करे जाएंगे कि चीज़ों को करना कैसे है स्टडी। फिर फोकस ग्रुप मटेरियल बनाया जाएगा जो मटेरियल का यूज़ होगा। एट द एंड फोकस ग्रुप्स को कंडक्ट किया जाएगा, डिस्कशन स्टार्ट हो जाएंगी, फिर जो डाटा आपके पास गैदर हो जाएगा लास्ट स्टेप में आप उसको एनालाइज कर लोगे। ठीक है। थर्ड हमारे पास मेन आते हैं ऑब्जर्वेशंस। देखो रिसर्चर्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं प्रोसेस में, ठीक है, जो खास करके कॉलेज जिनसे हमने डाटा कलेक्ट करना, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनके बिहेवियर्स देखे जाते हैं, उनका बिहेवियर, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, या नेचुरल सेटिंग्स में उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब नेचुरल सेटिंग्स में उनका बिहेवियर उभर के क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें रिसर्चर ऑब्जर्व करते हैं। यानी ऑब्जर्वेशन में ना, ऑब्जर्वेशन दो तरीके की होती है, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट। अगर तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है तो मतलब रिसर्चर अपने आप को खुद इन्वॉल्व करेगा जिस चीज़ को वो ऑब्जर्व करना चाह रहा है उस रिसर्च सेटिंग में। नॉन पार्टिसिपेंट में उसकी अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रिसर्चर की नहीं होगी, बस जो पार्टिसिपेंट है उनको ही ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ फीचर आता है वो होता है फील्ड नोट्स एंड रिफ्लेक्सिविटी का। देखो रिसर्चर्स फील्ड नोट्स अपने पास रखते हैं, वो उनको रिकॉर्ड में ले लेते हैं, उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, यानी कि जो वो फील्ड नोट्स बना रहे हैं उससे वो क्या करें, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की हैं, जो उनको रिफ्लेक्शंस समझ आई हैं, जो इंसाइट्स या इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली है, वो रिटर्न डाउन यानी रिटर्न में डॉक्यूमेंट कर लेंगे। यानी वो अपने आप को रिफ्लेक्सिविटी में इंगेज करते हैं, वो चीज़ों को क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करते हैं ओन बायसेस को, ऑन देयर ओन बाय। मतलब देखो जो रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया अब उसका भी तो एक नज़रिया है, यानी ये दोनों चीज़ों को ना एक तरीके से एक कॉन्टेक्स्ट में वो खुद एक्सप्लेन करते हैं, अजम्पशंस देते हैं, उनके जो अपनी प्रेजेंस है, जो उसका इम्पैक्ट रिसर्च प्रोसेस पे बढ़ रहा है वो भी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है थीमेटिक एनालिसिस क्या होते हैं। देखो जो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस है इसमें आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको बहुत बार स्टार्टिंग में बता दिया, जिस थीम में आपने डाटा कलेक्ट किया उसके एनालिसिस में वो देखा जाता है, और जो कोड्स बन रहे हैं डाटा के बीच उसको भी एनालाइज किया जाता है। अब जो रिसर्चर है ना वो अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करता है इन चीज़ों को करने के लिए। कोडिंग की जाती है डाटा की, डाटा को कैटेगराइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर, कंपैरिजन किया जाता है बार बार। अब ये जब चीज़ें होंगी ना, इससे डाटा एक तो अच्छे से एनालाइज हो जाएगा और उसके इन्फॉर्मेशन हमें ग्रास्प होगी, मतलब इंसाइट्स निकलेंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे डाटा को। और लास्ट जो फीचर आता है क्वालिटेटिव मेथड का वो आता है रिच डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव्स। देखो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, उसका मेन एम्फेसिस ये है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करता है, मतलब डिटेल बहुत अच्छी निकलती है, नरेटिव्स अच्छे मिलते हैं। इवन जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना हैं तो उनकी जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्सिटी हो हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अपना हम जब भी कोई फिनोमिना को स्टडी करने जाते हैं उसकी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। यानी रिसर्चर जो करते हैं क्वालिटेटिव मेथड को यूज़ रिसर्च करने के लिए, तो उनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं ना वो उसमें कोड्स यूज़ किए जाते हैं, वो
एनेक्डोट्स यूज़ करते हैं, इवन डिटेल्ड केस स्टडीज़ को भी यूज़ किया जाता है। सो इन शॉर्ट जो क्वांटिटेटिव मेथड है ये अलाउ करता है रिसर्चर को कि वो जितने भी उनके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब जो उनके जिनमें कहीं ना कहीं उनकी अपनी इन्फ्लुएंस है, वो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। सोशल फिनोमिना को जो अक्कर हो रहे हैं उनको हर कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जा सके, थ्योरीज जनरेट हो जाए, उनको टेस्ट किया जाए, हाइपोथेसिस जनरेट हो जाए। सो ये पर्टिकुलरली ज़्यादा से ज़्यादा ना सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी और एजुकेशन में क्वालिटेटिव मेथड को प्रेफर किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आज का हम सेशन करते हैं, हम कंप्लीट वाइंड अप करते हैं। अब इसकी आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, मार्क माई वर्ड्स, ओनली फॉर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, यानी जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर चीज़ का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्विज़ेस का भी एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो इसकी क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो डू पहले क्लास देखो, फिर अपने आप PDF देखो, फिर उसके बाद अपना क्विज़ को कंडक्ट, जो क्विज़ हो रहे हैं उसको आंसर्स दो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो आज का कोई टॉपिक करते हैं, मतलब सेशन करते हैं वाइंड अप। कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स।